हेलो, नमस्कार। आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बाल मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए वीडियो पर शुरू से लगाकर एंड तक जरूर बने रहें। पहला प्रश्न है, शिक्षा बालक की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। यह कथन किसका है? अरस्तु, विवेकानंद, फ्रावेल या जॉन लॉक? विवेकानंद जी ने कहा था कि शिक्षा बालक की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। इसलिए विकल्प नंबर यहाँ हमारा दूसरा राइट रहेगा, विवेकानंद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शिक्षण की किस विधि में अधिगम्य में गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है? शिक्षण की कौन सी विधि है जिससे अधिगम्य गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति, रटने को प्रोत्साहित करने वाली पद्धति, शिक्षण की तकनीकी अपनाकर या उपयुक्त सभी? शिक्षण की वह विधि जिससे अधिगम में गुणात्मक परिवर्तन हो सके, वह विधि होती है हमारी बाल केंद्रित शिक्षा विधि। विकल्प नंबर हमारा यहाँ पहला राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, रास के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था का समय कितना है? विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था का वर्गीकरण किया है। मनोवैज्ञानिक रास ने पूर्व बाल्यावस्था का जो समय बताया है वो कितना है? 6 से 12 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 2 से 6 वर्ष या 6 से 15 वर्ष? रास के अनुसार जो पूर्व बाल्यावस्था का समय निर्धारित किया गया है वो है 3 से 6 वर्ष। विकल्प नंबर यहाँ हमारा दूसरा एकदम राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, एक पुस्तक का नाम है द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जीन पियाजे, जॉन डीवी, पावलॉव या कोहलर? द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड नामक जो पुस्तक है वो जीन पियाजे जी ने लिखी है और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया है। विकल्प नंबर हमारा यहाँ पहला राइट रहेगा, जीन पियाजे। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास की बीमाएं हैं संवेगात्मक तत्व, व्यवहारात्मक तत्व, संज्ञानात्मक तत्व या उपयुक्त सभी? तो नैतिक विकास की जो बीमाएं हैं ये तीनों बीमाएं हैं, इसलिए विकल्प नंबर यहाँ हमारा जो है चौथा राइट रहेगा, उपयुक्त सभी। संवेगात्मक तत्व, व्यवहारात्मक तत्व और संज्ञानात्मक तत्व ये नैतिक विकास की 3 बीमाएं हैं। विकल्प नंबर चौथा एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सुंदरता की आयु किस अवस्था की विशेषता है? जो सुंदरता की आयु है वो किस अवस्था की विशेषता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या उत्तर बाल्यावस्था? सुंदरता की आयु जो है वो किशोरावस्था की विशेषता है। विकल्प नंबर यहाँ हमारा जो है दूसरा एकदम राइट रहेगा। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे आने वाला अगला वीडियो जो है आपके पास आसानी से पहुँच सके। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह है? यहाँ दिया गया नहीं। शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह क्या है? पाठ्यक्रम, शारीरिक विकास, विषय वस्तु का चयन या शिक्षण विधि? तो शारीरिक विकास का जो संबंध है वो मानसिक विकास से नहीं है, और मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके शारीरिक विकास के विषय में योजना बनाना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए विकल्प नंबर हमारा दूसरा एकदम राइट रहेगा, शारीरिक विकास। पाठ्यक्रम, विषय वस्तु का चयन और शिक्षण विधि, इन सब की योजना तो एक शिक्षक मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके बना सकता है, लेकिन शारीरिक विकास की योजना बनाना असंभव है। विकल्प नंबर दूसरा हमारा एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। जीन पियाजे जी ने जो 4 प्रमुख अवस्थाएं बताई हैं उसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो समय है वो कितना है? जन्म से 24 माह, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 वर्ष से अधिक? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो समय है वो है 7 से 11 वर्ष। विकल्प नंबर यहाँ हमारा तीसरा एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है जो महान मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक जी के द्वारा दिया गया, उसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, बंध का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत या उपरोक्त सभी? तो प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, बंध का सिद्धांत एवं प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए विकल्प नंबर हमारा जो है चौथा एकदम राइट रहेगा, उपरोक्त सभी। थार्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे, उन नियमों में प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम तथा तत्परता का नियम शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? पहला ऑप्शन है J.H. थॉमसन का, कैटल एवं हॉर्न का, जॉन वी कैरोल का या स्पीयरमैन का। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत जो है वो J.H. थॉमसन का है। विकल्प नंबर हमारा पहला एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गिलफोर्ड के बुद्ध संबंधी मॉडल में निम्न में से कौन सा आयाम नहीं है? विशिष्ट तत्व, प्रक्रिया, अंतर्वस्तु या परिणाम। तो विशिष्ट तत्व जो है ये गिलफोर्ड के बुद्ध संबंधी मॉडल में प्रमुख आयाम नहीं है। विकल्प नंबर हमारा पहला एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। व्यक्तित्व का जो पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? मन ने, शेल्डन ने, हिप्पोक्रेटस ने या कैटल ने। तो हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण जो है प्रस्तुत किया। विकल्प नंबर तीसरा एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल अपराध का कारण है। बाल अपराध का जो प्रमुख कारण है वो कौन सा है? घरेलू वातावरण, माता पिता द्वारा तिरस्कार, परिवार की आर्थिक स्थिति या उपरोक्त सभी। तो बाल अपराध का हमारा जो प्रमुख कारण है, ये तीनों प्रमुख कारण है, घरेलू वातावरण, माता पिता द्वारा तिरस्कार तथा परिवार की आर्थिक स्थिति। इसलिए विकल्प नंबर हमारा चौथा एकदम राइट रहेगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पैराफ्रेजिया एक विकार है, पैराफ्रेजिया। इसके लक्षण आपको बताना है, कौन से लक्षण होते हैं इस विकार में? दोनों पैर प्रभावित होते हैं, एक आंख प्रभावित होती है, कान प्रभावित होते हैं या पूरा शरीर प्रभावित होता है। तो पैराफ्रेजिया विकार में दोनों पैर प्रभावित होते हैं। विकल्प नंबर हमारा पहला राइट रहेगा, दोनों पैर प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल अपराध के प्रमुख कारण हैं। बाल अपराध के जो प्रमुख कारण हैं वो कौन कौन से हैं? जैविक कारण, वातावरणीय कारण, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बाल अपराध के लिए जो प्रमुख कारण उत्तरदायी हैं वो जैविक कारण और वातावरणीय कारण दोनों हैं। विकल्प नंबर यहाँ हमारा तीसरा एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में जैविक आवश्यकता नहीं है। कौन सी जैविक आवश्यकता जो है वो नहीं है? भूख, प्यास, नींद, पैसा कमाना। भूख, प्यास और नींद ये तीनों बहुत जो है जैविक आवश्यकताएं हैं, लेकिन पैसा कमाना हमारी कोई जैविक आवश्यकता नहीं है। भूख, प्यास और नींद के बिना हमारा जीवन जो है नहीं चल सकता है, लेकिन पैसों के बगैर हमारा जीवन जरूर चल सकता है। इसलिए विकल्प नंबर हमारा चौथा एकदम राइट रहेगा, पैसे कमाना। अगला प्रश्न है, स्मृति के प्रमुख तत्व हैं। स्मृति के जो प्रमुख तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? कूट लेखन, भंडारण, पुनः प्राप्ति या उपरोक्त सभी। तो स्मृति के जो प्रमुख तत्व हैं वो हैं कूट लेखन, भंडारण और पुनः प्राप्ति। इसलिए विकल्प नंबर हमारा चौथा राइट रहेगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से, अनुक्रम के सिद्धांत से या अंतः संबंध के सिद्धांत से। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। विकल्प नंबर पहला हमारा एकदम राइट रहेगा। अधिगम में पठार का कारण नहीं है। प्रेरणा का अभाव, रुचि में कमी होना, थकान या प्रोत्साहन। तो प्रेरणा का अभाव, रुचि में कमी और थकान ये तीनों अधिगम में पठार के कारण है, लेकिन जो प्रोत्साहन है ये अधिगम में पठार का कारण नहीं है। विकल्प नंबर हमारा पहला चौथा राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, भग्नाशा एवं मानसिक द्वंद्व के कारण हैं। जैविक एवं भौतिक कारण, संवेगात्मक कारक, सामाजिक कारक और उपयुक्त सभी। तो भग्नाशा एवं मानसिक द्वंद्व के जो है जैविक एवं भौतिक कारक भी हैं, संवेगात्मक कारक भी हैं और सामाजिक कारक भी हैं। इसलिए विकल्प नंबर हमारा चौथा एकदम राइट रहेगा, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य हैं। जो समावेशी शिक्षा होती है उसके कौन कौन से उद्देश्य हैं? पहला ऑप्शन है बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना। दूसरा ऑप्शन है दिव्यांग बालकों को शिक्षित करना। तीसरा ऑप्शन है शिक्षण में लोकतांत्रिक मूल्यों के उद्देश्यों को प्रयोग करना। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना को विकसित करना,
दिव्यांग बालकों को शिक्षित करना तथा शिक्षण में लोकतांत्रिक मूल्यों के उद्देश्यों को प्रयोग करना, ये सभी महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। इसलिए विकल्प नंबर हमारा चौथा राइट रहेगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से 2 गुना सीख लेता है, यह कथन किसने कहा था? बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से 2 गुना सीख लेता है, यह कथन किसने कहा था? गैसल ने कहा था, एडलर ने कहा था, रूसो ने कहा था या स्ट्रिंग ने कहा था? तो गैसल नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से 2 गुना सीख लेता है। विकल्प नंबर हमारा पहला राइट रहेगा, गैसल। चामस्की का जहां नाम आ जाता है उसका संबंध होता है भाषा विकास से। विकल्प नंबर हमारा पहला राइट रहेगा, भाषा विकास से चामस्की का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है। क्रियात्मक अनुसंधान जो है उसका प्रमुख कार्य क्या है? नए तथ्यों की खोज करना, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, ज्ञान देना, नई आधारभूत समस्याओं का समाधान करना। तो नई आधारभूत समस्याओं का जो समाधान करना है वो क्रियात्मक अनुसंधान का एक प्रमुख कार्य है। विकल्प नंबर हमारा चौथा एकदम राइट रहेगा, नई आधारभूत समस्याओं का समाधान करना। कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए। जो कक्षा कक्ष शिक्षण है वो कैसा होना चाहिए? तेज होना चाहिए, संवाद मूलक होना चाहिए, सहज होना चाहिए या विद्यार्थी शिक्षक केंद्रित होना चाहिए? कक्षा कक्ष जो है वो संवाद मूलक होना चाहिए। विकल्प नंबर हमारा दूसरा एकदम राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रथम बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा तैयार किया गया था? जो प्रथम बुद्धि परीक्षण था वो सर्वप्रथम किसके द्वारा और कब तैयार किया गया था? 1905 में बिने तथा साइमन के द्वारा, 1890 में थार्नडाइक के द्वारा, 1908 में टर्मन के द्वारा या 1911 में थॉमसन के द्वारा? प्रथम बुद्धि परीक्षण जो है सर्वप्रथम 1905 में बिने तथा साइमन के द्वारा तैयार किया गया था। विकल्प नंबर हमारा पहला एकदम राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, आप देखते हैं एक छात्र बुद्धिमान है। आप देखते हैं कि आपकी कक्षा में एक छात्र जो है वो बुद्धिमान है। उसके संदर्भ में आपके लिए सबसे उपयुक्त कथन कौन सा होगा? उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह एक बुद्धिमान है, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे उसी तरह अनुप्रेरित करेंगे, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे। जब आप ये देखते हैं कि आपके विद्यालय में आपकी कक्षा में एक छात्र जो है अधिक बुद्धिमान है तो उसे वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसी तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। इसलिए विकल्प नंबर हमारा तीसरा एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चालक न्यूनता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जो चालक न्यूनता का सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? सिगमंड फ्रायड, हल, मैस्लो या मॉर्गन? चालक न्यूनता के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो मनोवैज्ञानिक हल के द्वारा किया गया। विकल्प नंबर हमारा दूसरा जो है एकदम राइट रहेगा। ये रहे मित्रों आज के हमारे मनोविज्ञान के प्रश्न। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर इस PDF को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है। उसके माध्यम से हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े, वहाँ पर आपको PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। धन्यवाद मित्रों।